साथियों, लोकसभा निर्वाचन जानकारी वीडियोज में अभी हम भाग 1, 2, 3, 4 में सामग्री प्राप्ति से लेकर मॉक पोल तक की जानकारी देख चुके हैं। किस प्रकार से सामग्री प्राप्त करें, कौन कौन सी सामग्रियों का मिलान सावधानीपूर्वक करें, मॉक पोल में कौन कौन सी सावधानियां रखें, किस प्रकार से मॉक पोल प्रमाण पत्र तैयार करें, किस प्रकार से पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 1 को तैयार करें। मॉक पोल हमारा पूर्व के भागों में कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस भाग 5 में देखते हैं वास्तविक मतदान का प्रारंभ एवं प्रक्रिया। किस प्रकार से वास्तविक मतदान का प्रारंभ करेंगे और किस प्रकार से वास्तविक मतदान की प्रक्रिया होगी। वास्तविक मतदान का प्रारंभ किस प्रकार से होगा और वास्तविक मतदान की प्रक्रिया क्या होगी। मशीन का संयोजन हमने देख लिया है, किस प्रकार से मशीन का संयोजन किया जाएगा। मतदान मशीन हमने वोटिंग कंपार्टमेंट या बूथ में रख दी है। अब होती है मतदान प्रक्रिया प्रारंभ। तो सर्वप्रथम कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करेंगे तो सीयू के पावर ऑन होते ही वीवीपैट से 7 सेल्फ टेस्ट स्लिप गिरने के पश्चात कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पर सूचनाएं प्रदर्शित होंगी। तत्पश्चात कंट्रोल यूनिट बैलेट जारी करने हेतु तैयार है। अब हम यहाँ देखते हैं मतदान अधिकारी 1 की दायित्व, जो चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है। मतदान अधिकारी 1 के कौन कौन से कार्य होंगे। मतदान अधिकारी 1 मतदान केंद्र पर उपस्थित सभी मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा। मतदाता की पहचान मतदान अधिकारी इपिक से करेगा। इपिक प्रस्तुत न होने पर आयोग द्वारा घोषित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक को प्रस्तुत करना आवश्यक है। एनआरआई की पहचान मूल पासपोर्ट से की जाएगी। स्त्री पुरुष मतदाताओं का हिसाब रखेगा। मतदाता से बीएलओ द्वारा जारी मतदाता पर्ची प्राप्त कर चिन्हित प्रति से मिलान कर मतदाता से नाम पूछेगा। सही पहचान स्थापित हो जाने पर मतदान अधिकारी क्रमांक 1 निर्वाचक क्रम संख्या और नाम जोर से इस प्रकार उच्चारित करेगा जिससे मतदान एजेंट और मतदान अधिकारी क्रमांक 2 सुन सकें। चिन्हित प्रति में संबंधित मतदाता की प्रविष्टि पर पुरुष निर्वाचक को तिर्यक रेखा खींचकर तथा महिला निर्वाचक में तिर्यक रेखा के साथ सरल क्रमांक को गोल घेर कर चिन्हित करना। अन्य मतदाता के लिए स्टार का निशान बनाएं। रेखा इस प्रकार खींची जावे कि मतदाता का फोटो ना कटे। यह होगा मतदान अधिकारी क्रमांक 1 का कार्य। इतना कार्य करके वह मतदाता को मतदान अधिकारी 2 के पास भेजेगा। अब यहाँ पर मतदान 1 अधिकारी का कार्य पूर्ण होता है पहले मतदाता के लिए और वह मतदाता को मतदान अधिकारी 2 के पास भेज देगा। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की पहचान के लिए कुछ दस्तावेज यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं जो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के काम में आने वाले हैं। मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहचान के लिए मतदाता अपने ऐप के आयोग द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, जैसे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार या लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों या विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र और विशिष्ट निःशक्तता आईडी यूडीआईडी कार्ड, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। यह दस्तावेज मतदाता की पहचान के लिए मतदाता को लाना अनिवार्य होगा। इन्हीं के द्वारा मतदान अधिकारी 1 मतदाता की पहचान करेगा। अब आगे हम देखते हैं मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के दायित्व। यह कौन कौन सी चीज़ों का प्रभारी होगा। तो मतदान अधिकारी क्रमांक 2 अमिट स्याही प्रारूप 17 का और मतदाता पर्ची का प्रभारी होता है। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 कौन से कार्य करेगा, इन्हें भी हम देख लेते हैं। मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी देखेगा कि कोई चिकनाई युक्त पदार्थ पूर्व से ना लगा हो। ऐसी स्थिति में सादे कपड़े से उसे साफ करेगा। तत्पश्चात बाएं हाथ की तर्जनी पर पहले आड़ी रेखा से नाखून के अंत तक अमिट स्याही लगाएगा, जो एक लंबी रेखा बनेगी। यहाँ चित्र में भी दर्शाया गया है किस प्रकार से स्याही और कौन सी उंगली में स्याही लगाना है। बाएं हाथ की तर्जनी में सामान्य मतदाता के लिए स्याही लगाई जाएगी। अब मतदाता रजिस्टर में प्रविष्टि भी मतदान अधिकारी क्रमांक 2 करेगा। मतदाता रजिस्टर 17 का में प्रविष्टि करेगा। मतदाता रजिस्टर का पहला कॉलम सरल क्रमांक होता है जो पूर्व से अंकित रहेगा। मतदाता रजिस्टर के दूसरे कॉलम में निर्वाचक की मतदाता सूची में क्रम संख्या लिखेगा। कॉलम 3 में प्रस्तुत दस्तावेज का उल्लेख करेगा
एपेक प्रस्तुत करने पर ईपी एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने पर दस्तावेज का नाम एवं अंतिम 4 अंक लिखेगा। कॉलम 4 में निर्वाचक के हस्ताक्षर पूर्ण होना चाहिए। निरक्षर मतदाता का बाएं हाथ का स्पष्ट दिखाई दे ऐसे अंगूठे का निशान लगाया जाए। यह कार्य होंगे मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के। आगे हम देखते हैं मतदाता रजिस्टर में प्रविष्टि के बाद मतदाता को मतदाता पर्ची जारी की जाएगी। मतदाता पर्ची प्रथम रिक्ति में मतदाता का सरल क्रमांक, द्वितीय रिक्ति में निर्वाचक की क्रम संख्या मतदाता रजिस्टर से लिखें। तृतीय रिक्ति में मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के लघु हस्ताक्षर करना है। तत्पश्चात वह मतदाता को मतदान अधिकारी 3 के पास भेजेगा। मतदाता पर्ची का प्रारूप भी यहाँ पर दिया गया है, जिसमें पहले कॉलम में मतदाता का सरल क्रमांक है और निर्वाचक नामावली के अनुसार निर्वाचक का सरल क्रमांक जो कि निर्वाचक नामावली में दिया होगा वह यहाँ पर लिखा जाना है दूसरे कॉलम में, और नीचे मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। हम देखते हैं प्रारूप 17 का नियम 49 ठा मतदाताओं का रजिस्टर। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 किस प्रकार से मतदाता रजिस्टर में मतदाताओं की एंट्री करेगा उसे हम देख लेते हैं। यह प्रारूप उदाहरण के लिए दिया गया है। लोकसभा या राज्यसभा या संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा का निर्वाचन से जो भी निर्वाचन क्षेत्र है उसका नाम, निर्वाचन क्षेत्र संख्या एवं मतदान केंद्र का नाम ऊपर लिखा होगा। निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक भी हमें ऊपर लिखना होगा। यह मतदाता रजिस्टर की शुरुआत की जो रिक्तियाँ होती हैं उनकी पूर्ति हमें करना है। मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 का में किस प्रकार से एंट्री की जाना है यहाँ पर हम देखते हैं। ऊपर की जानकारियाँ कंप्लीट करने के बाद मतदाता रजिस्टर तैयार हो जाता है मतदाताओं की एंट्री करने के लिए। तो इसमें सबसे पहला कॉलम होता है क्रम। यहाँ क्रम संख्या के 1 2 3 4 5 हमें वहाँ पर अंकित मिलेगा। निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या, जो भी निर्वाचक की क्रम संख्या है निर्वाचक नामावली में वह लिखी जाएगी। निर्वाचक द्वारा उसके पहचान के प्रमाण में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा यहाँ पर दिया जाएगा। एपेक कार्ड के लिए ईपी लिखा जाएगा। अन्य दस्तावेज यदि कोई मतदाता लाता है तो उस दस्तावेज का नाम और उसके आखिरी 4 अंक यहाँ पर लिखे जाएंगे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, SBI बैंक पासबुक। जो भी लाता है तो उस दस्तावेज का नाम और आखिरी के 4 अंक यहाँ पर लिखे जाएंगे। चौथे कॉलम में निर्वाचक का हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप जो कि स्पष्ट दिखाई देना चाहिए और हस्ताक्षर भी पूर्ण होना चाहिए। टिप्पणियाँ, यहाँ पर यदि मतदाता के संबंध में कोई टिप्पणी है तो वह भी लिखी जाएगी। जैसे यहाँ पर टिप्पणी दी गई है EDC वोटर, तो मतदाता के संबंध में कोई विशेष टिप्पणी हो तो यहाँ पर लिखा जाना है। मतदाता रजिस्टर के अंत में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और इस तरफ तारीख होगी। यहाँ नाम को सैंपल के तौर पर केवल समझाने हेतु लिखा गया है। यह जो मतदाता रजिस्टर है यह सिर्फ उदाहरणार्थ यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसी के अनुसार मतदान प्रक्रिया में मतदाता रजिस्टर में एंट्री की जाएंगी। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के दायित्व और वह किस चीज़ का प्रभारी होता है यहाँ हम जानकारी देखते हैं। तो मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के दायित्व, यह कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 सर्वप्रथम मतदाता की अमिट स्याही देखेगा। जैसे ही मतदाता मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास आता है तो पहला कार्य होता है अमिट स्याही को देखना। मतदाता पर्ची लेकर उसे क्रम से व्यवस्थित तरीके से रखेगा। जो मतदाता पर्ची अधिकारी क्रमांक 2 द्वारा जारी की गई है उसे लेकर व्यवस्थित तरीके से रखेगा। कंट्रोल यूनिट से बैलेट बटन दबाकर बैलेट जारी करेगा। इस समय कंट्रोल यूनिट का बिजी लैंप लाल लाइट जलेगा तथा बैलेट यूनिट में हरा लाइट रेडी लैंप जलने लगता है। मतदाता के द्वारा मतदान प्रकोष्ठ में मतांकन करने पर बैलेट यूनिट में अभ्यर्थी के सामने वाला लाल लाइट लैंप जलता है। BVPAT से पर्ची 7 सेकंड तक दिखेगी और BVPAT के ड्रॉप बॉक्स में गिर जाएगी एवं बीप की आवाज़ आएगी। उसके बाद कंट्रोल यूनिट का बिजी लैंप की लाल लाइट बंद हो जाएगी। प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या का मिलान करना चाहिए तथा पीठासीन अधिकारी की डायरी में लिखा जाना चाहिए। प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या का प्रतिशत महिला पुरुष निकाल कर रखें, जिससे सेक्टर ऑफिसर को जानकारी दे सकें। मतदान केंद्र पर आने वाले सेक्टर ऑफिसर या विजिटर आयोग के निर्देशानुसार की बजट पर समय व हस्ताक्षर करावें। मतदान अधिकारी डिस्प्ले पर ध्यान रखें, किसी प्रकार की एरर या सूचना को तुरंत पीठासीन को दिखाएं। यह कार्य होंगे मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के। यहाँ कुछ और ध्यान देने योग्य बातें हैं।
इनका ध्यान रखें। वास्तविक मतदान प्रारंभ करते समय पहले मतदाता द्वारा वोट डालने के पूर्व पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 1 कंट्रोल यूनिट को चेक करके मतदाता रजिस्टर 17 का में यह प्रमाण पत्र लिखेंगे एवं हस्ताक्षर करेंगे कि कंट्रोल यूनिट में कुल मतों की जांच की गई और शून्य पाई गई। इस बात को बार बार दोहराया गया है। कंट्रोल यूनिट में मतदान के पूर्व शून्य मत होना चाहिए। इसे मॉक पोल के बाद CRCT करने के उपरांत भी चेक करें और पहले मतदाता के वोट देने के पहले भी इसे चेक करें। पीठासीन अधिकारी मतदान प्रारंभ करने की घोषणा भाग 1 करेंगे एवं मतदान की गोपनीयता के बारे में अधिनियम की धारा 128 को स्पष्ट करके चेतावनी देंगे। वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के बाद मतदाता द्वारा एक वोट डालने के बाद टोटल बटन दबाकर एक वोट चेक करना चाहिए। यह विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। यदि हम वोट चेक कर लेते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो वास्तविक मतदान है वह सुचारू रूप से प्रारंभ हो चुका है। मतदान आरंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा की जाती है। यहाँ हम देख लेते हैं उस घोषणा को किस प्रकार से भरा जाएगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। यहाँ पर संसदीय क्षेत्र, मतदान केंद्र की क्रम संख्या और नाम सिर्फ उदाहरण के लिए दिए गए हैं। मतदान की तारीख भी उदाहरण के लिए दी गई है। यहाँ घोषणा देख लेते हैं। मैं एतद द्वारा घोषणा करता या करती हूँ कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को छद्म मतदान आयोजित करके यह प्रदर्शित कर दिया है कि वोटिंग मशीन पूर्णतः चालू हालत में है और उसमें से कोई मत रिकॉर्ड नहीं किया गया है। यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में डाक मतपत्र और निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के सिवाय कोई भी चिन्ह नहीं है। यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17 का पर किसी भी निर्वाचक के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं है। इस प्रकार से इन सब बिंदुओं को प्रमाणित करते हुए पीठासीन के हस्ताक्षर होंगे और घोषणा पर मतदान अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर होंगे। यहाँ मतदान अभिकर्ताओं के जो नाम दिए गए हैं वह सिर्फ समझाने के लिए लिखे गए हैं। इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। घोषणा पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवाने के बाद नीचे पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे तो पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा भाग 1 पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार से पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा की जाएगी और उस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और मतदान अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर होंगे। यहाँ हम देखते हैं पीठासीन अधिकारी की घोषणा का भाग 2। पीठासीन अधिकारी द्वारा तदंतर वोटिंग मशीन के उपयोग यदि कोई हो के समय घोषणा। यदि मतदान के दौरान मशीन बदली जाती है या मशीन का स्थानापन्न होता है तो यह घोषणा भरी जाती है, अन्यथा यह घोषणा निरंक होती है। तो इसमें भी वही जानकारी है। संसदीय क्षेत्र का नाम, मतदान केंद्र का नाम और क्रमांक, और यहाँ पर घोषणा के कुछ बिंदु दिए गए हैं। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और नीचे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर होंगे। यह घोषणा तभी भरी जाएगी जब मतदान के दौरान बीच में मशीन बदली जाती है। यह सब जो भी प्रारूप दिए गए हैं यह केवल समझाने हेतु हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अतः उदाहरण के तौर पर इसे समझें और मतदान के दौरान अपना कार्य करें। यहाँ हम और कुछ जानकारियाँ देख लेते हैं। मतदान केंद्र में मतदान के समय कौन कौन व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं। मतदान केंद्र में निम्नलिखित व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं: मतदान अधिकारी, प्रत्येक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचक अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता, आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जैसे मीडियाकर्मी, माइक्रो ऑब्जर्वर, निर्वाचन के समय आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक। यदि निर्वाचक के साथ गोद में शिशु हो तो वह भी प्रवेश कर सकता है। दृष्टिहीन और विकलांग मतदाता के साथ कोई व्यक्ति या साथी जो बिना सहायता के मतदान न कर सके। निर्वाचक या अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता के साथ किसी सुरक्षाकर्मी को मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुरक्षा गार्ड मतदान केंद्र के बाहर प्रतीक्षा कर सकता है। Z+ के साथ केवल एक सुरक्षाकर्मी जा सकता है। एक समय पर केवल 3 या 4 निर्वाचक मतदान केंद्र में प्रवेश करना चाहिए। जिन मतदान केंद्र पर CPF बल तैनात है उन केंद्रों पर CPF बल का एक जवान केंद्र पर तैनात रहे ताकि मतदान केंद्र की निगरानी रख सके, किंतु उसे मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करना है। विशेष स्थिति में पीठासीन की अनुमति से ही आएगा। यह कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि मतदान केंद्र पर या मतदान कक्ष में कौन कौन व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं। इन बिंदुओं को भी हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, तभी हम मतदान प्रक्रिया को सही ढंग से कर पाएंगे। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास क्या क्या वस्तुएं होती हैं, उसके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, उसके असावधानी से क्या समस्याएं आ सकती हैं। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास क्या क्या वस्तुएं होती हैं, उसके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, उसके असावधानी से क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास क्या क्या वस्तुएं होती हैं,
उसके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, उसके सावधानी से क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, मतदान की प्रक्रिया में मतदान एजेंट की क्या भूमिका होती है, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, वे किन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं, उन्हें मतदान केंद्र पर कैसे बैठाया जाता है। मॉक पोल की प्रक्रिया बताइए, आवश्यकता पड़ने पर द्वितीय मॉक पोल से संबंधित प्रावधान क्या है, ईवीएम की सीलिंग की क्या प्रक्रिया है, सीलिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले टैक्स और पत्र मुद्रा कौन कौन सी होती हैं, पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली घोषणाओं के बारे में बताइए, पीठासीन अधिकारी मतों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे। इन बातों पर हमें मतदान से पूर्व विचार कर लेना चाहिए। इन बिंदुओं को यदि हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें मतदान कराने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो सकती। मतदान के दौरान की विशेष परिस्थितियां भी यहाँ पर देख लेते हैं। जब आपका मतदान चल रहा होगा तो उस दौरान कौन कौन सी विशेष परिस्थितियां यहाँ पर बन सकती हैं, जैसे मतदाता के द्वारा मत नहीं देने का विनिश्चय 49 हो, मतदान की गोपनीयता भंग करना 49 एम, निवेदित मत, चैलेंज मत, निर्वाचक की आयु के संबंध में, अंधे या विकलांग निर्वाचक के संबंध में, प्रॉक्सी द्वारा मतदान, एएचडी सूची के मतदाता द्वारा मतदान, ईडीसी मतदाता के समय की कार्रवाई, परीक्षण मत, बीवीपीएटी से पर्ची कटकर नहीं गिरने के संबंध में। यह विशेष परिस्थितियां मतदान के दौरान बन सकती हैं, अतः इन परिस्थितियों की तैयारी भी हमें पूर्व से करके अपने पास रखना चाहिए और इन परिस्थितियों का विशेष ज्ञान हमें होना चाहिए। टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर लोकसभा निर्वाचन संबंधी जानकारी कंटिन्यू रहेगी। आगे की जानकारियां हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि सारी जानकारी एक वीडियो में दी जाए तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, अतः लोकसभा निर्वाचन 2024 संबंधी समस्त जानकारियां आपको विभिन्न भागों में प्राप्त होंगी। सभी प्रकार के प्रपत्र, सभी सावधानियां, सामग्री प्राप्ति से लेकर सामग्री जमा तक की संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर प्राप्त होगी विभिन्न भागों में। निर्वाचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। लोकसभा निर्वाचन संबंधी समस्त वीडियोज आप जरूर देखें। आपको इन वीडियोज से बहुत ही बड़ी हेल्प मिलने वाली है। आप इन वीडियोज को देखकर विभिन्न प्रकार के प्रपत्र और विभिन्न सामग्री, सावधानियां आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। बने रहिए टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल के साथ और देखिए पूरा लोकसभा निर्वाचन 2024।